हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। हम लोग नाइन्थ की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमने उसमें लास्ट टाइम आपको एनसीईआरटी के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे आपके साथ, कुछ न्यूमेरिकल भी की थी। अब हम उसी में ही आगे चलते हैं, आपके एनसीईआरटी के ही और क्वेश्चंस उसको हम रिवाइज करते हैं। और क्योंकि देखिए बेटा, साइंस है और अगर आप समझेंगे उसको ध्यान से तो आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और कुछ नॉलेज भी आपके इसमें क्रिएट होगी। तो वो आपको क्वेश्चन कोई भी हो आप उसको ध्यान से समझें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम अपने एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, अब इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए मैं दोनों चीज़ में आपको बताऊंगा, इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि बहुत से बच्चे इंग्लिश में भी इसको करते हैं तो इसलिए आपको इंग्लिश में भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यानी एक वस्तु है, वो एक्सपीरियंसेस अ नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी एक वस्तु पे एक ऑब्जेक्ट पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स जो एक्सटर्नल है वो जो है ज़ीरो है, नेट ज़ीरो यानी कुछ नहीं है, वो नेट ज़ीरो एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। वो पूछ रहे हैं इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट, क्या ये पॉसिबल है उस वस्तु के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। अगर नेट ज़ीरो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करे। कह रहे हैं अगर हाँ, इफ़ यस देन कंडीशन that must be placed on the magnitude and direction of the velocity। तो क्या कंडीशन है उसकी मैग्नीट्यूड की और उसकी डायरेक्शन की। तो क्वेश्चन और अगर नो आंसर आता है तो वो ऐसा फिर वो क्यों है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहले इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए कि एक नेट ज़ीरो एक्सटर्नल यानी बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स, मैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, संतुलित और असंतुलित बल आपको पहले बता चुका हूँ। तो कहना उस वस्तु पे जो है एक नेट ज़ीरो असंतुलित बल लग रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि वो जो ट्रैवल करे नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ। तो इसका आंसर है यस। आंसर इसका क्या होना चाहिए, यस। देखिए अब वो हमें बतानी है कंडीशन, क्या हम उसको हम यस क्यों बता रहे हैं, यस होने की क्या क्या कंडीशन उसकी मतलब हो सकती हैं, ये चीज़ आपको बोलनी है। पहली बात, वो तब यस होगा, वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा जबकि उसका मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज ना हो। मैग्नीट्यूड यानी कि उसके साइज में, उस वस्तु के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज ना हो। सेकेंडली, उसके डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, आप क्वेश्चन को उसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं कि वो क्या कंडीशन पूछ रहा है। तो कंडीशन में हम इसको बता रहे हैं कि कोई भी चेंज उसकी मैग्नीट्यूड में नहीं होना चाहिए, उसकी स्पीड में नहीं होना चाहिए, और कोई भी चेंज उसकी डायरेक्शन में भी नहीं होना चाहिए। और जो फ्रिक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट और वस्तु के बीच में, उस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हमेशा ज़ीरो रहेगा, वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। यानी जो फ्रिक्शन है ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में वो भी ज़ीरो रहेगा। अगर ये कंडीशन है तो हमारा इसका आंसर यस है। हमने आंसर यस बोला तो किन कंडीशन को लेके बोला, एक तो मैग्नीट्यूड उसका कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी कि साइज, एक उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं तो इज इट पॉसिबल तो ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। तो ये चीज़ आपको, ये तीन कंडीशन इसके ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। जब किसी कारपेट को अगर हम किसी स्टिक से हम उसको झाड़ते हैं तो आप देखते हैं डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, उसमें से डस्ट निकलती है, क्यों। हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा है, हम लोगों ने जड़त्व पढ़ा है, हम लोगों ने रेस्ट का जड़त्व पढ़ा है, हम लोगों ने मोशन का जड़त्व पढ़ा है। अगर आपका कारपेट कहीं पे हैंग है, कहीं पे आपका वो टंगा हुआ है, जब आप उसको झाड़ते हैं तो जो कारपेट है वो तो मोशन में होता है, बट
द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट। सो तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट, वो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें से झड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कारण क्या है? ओनली इनर्शिया। कारण क्या है? जड़त्व के कारण उसके डस्ट पार्टिकल्स उसमें से सॉरी, जब हम झाड़ते हैं कारपेट को तो उसमें से वो बाहर निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus? ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर बस के ऊपर कोई सामान रखा है तो उसको रस्सी से बांधो? तो वेरी सिंपल। अब आप ये वही केस आ गया आपका, मैंने आपको पहले जब रेस्ट और मोशन का उसमें बताया था, मैंने आपको बताया था यदि आप बस में आराम से बैठे हैं और बस एकदम से अगर अचानक चलती है, बस अचानक एकदम से चलती है, सॉरी तो आपकी बॉडी तो उसमें रेस्ट में है, तो आपको एकदम से जैसे ही बस चलेगी आपको पीछे की ओर आप पुश होंगे जैसी बस चलेगी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपकी बॉडी तो रेस्ट, आपका जो वो लगेज है, लगेज जो सामान है वो तो रेस्ट पे रहेगा, तो वो गिरने की संभावना रहेगी उस पर, क्योंकि बस अचानक चल पड़ी है। अब अगर बस में आप बैठे हैं, मैं लगेज का तो बता ही रहा हूँ, यदि बस में आप बैठे हैं और चलते चलते अचानक बस रुकती है तो आप एकदम आगे को हो जाते हैं। इट इज़ ए इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व के कारण उसमें क्या होता है कि जैसे आगे, इसी तरह सामान भी जैसे ही बस सडनली रुकेगी तो वो सामान भी एकदम से, क्योंकि मोशन है, क्योंकि बस तो मोशन कर रही थी उसके साथ साथ लगेज भी मोशन, यानी उसके ऊपर रखा हुआ है, तो इनर्शिया मोशन के कारण वो सामान ऊपर से गिर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अगर हम किसी बस के ऊपर कोई सामान रख रहे हैं तो उसे हमें टाई यानी कि किसी रस्सी से टाई करके बांध के रखना चाहिए। ठीक है, ये इनर्शिया शब्द बहुत ज़रूरी है, ये रेस्ट ऑफ मोशन का। किताब में इसे दोबारा पढ़ने के व्हाट इज़ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी आराम का जड़त्व क्या होता है और गति का जड़त्व क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, यानी एक बैट्समैन ने क्रिकेट की बॉल को बैट से मारा, अब बैट से मारेगा तो वो ग्राउंड पे बॉल चलती जाती है, चलने के बाद आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल कम टू रेस्ट, बॉल जो है अपने आप उसमें से रुक जाती है, आपको भी पता है। द बॉल अलाउज टू स्टॉप बिकॉज, अब इसमें 4 चॉइस दे रखी हैं, लेट अस यू ट्राई, लेट अस वी ट्राई, ओके। 4 चॉइस हैं, आप अपने बुक में भी उससे पढ़िए, मैं आपको एक एक चॉइस बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जब बैट्समैन किसी बैट से बॉल को मार रहा है तो उसने शॉट मारा तो ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस जाने के बाद बॉल जो है खुद ब खुद रुक जाती है, अगर कोई फील्डर भी वहाँ पर नहीं है तो अपने आप ही वहाँ पे रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों है? 4 चॉइस दे रखी हैं। पहला ये कह रहे हैं चॉइस कि क्या द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, क्या बैट्समैन ने उसको जोर से नहीं मारा था? अरे वो कितनी ही जोर से मारे, ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस पार करने के बाद बॉल तो रुक ही जाएगी, इसलिए ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड चॉइस क्या है? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल, कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल, ये भी रॉन्ग है, वो उसके प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, थर्ड है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल opposing the motion, there is a force on the ball opposing the motion। हमेशा 4 टाइप के फोर्स कार्य करते हैं किसी भी वस्तु के ऊपर, पुरानी वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, मैंने वो 4 फोर्स कैसे बताए हैं। अगर कोई चीज़ आगे जा रही है तो उसको पीछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगता है जो उसको अपोज करता है, जो उसको रोकता है। दिस इज अ एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर? देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, इट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज न्यूमेरिकल। व्हाट आर दे सेइंग? ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। कह रहे हैं कि एक ट्रक जो है स्टार्ट हुआ फ्रॉम रेस्ट। अब फ्रॉम रेस्ट कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि एक रेस्ट से वस्तु चल रही है, तो रेस्ट का मतलब हो गया यू हमारा ज़ीरो, यू हमारा ज़ीरो, पहले ही ध्यान रखिए। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो पहाड़ पे जा रहा है एक कांस्टेंट, एक नियत त्वरण के साथ, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। फिर कह रहे हैं इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। चलिए एस हमें दे रखा है 400 मीटर डिस्टेंस, यानी कि उस ट्रक ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 20 सेकेंड। द टाइम इज गिवन 20 सेकेंड। न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसकी वैल्यूज़ को आप साथ में उतारते जाएं। वो कह रहे हैं वो रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा ज़ीरो हो गया, और उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ट्रक वो 400 मीटर है, और कितने टाइम में कर रहा है वो 20 सेकंड में कर रहा है। कह रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन, यानी कि ए निकालना है एक्सीलरेशन। और क्या कह रहे हैं? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब हमें इसमें फोर्स भी निकालना है कि उस पर बल कितना लग रहा है, उस पर बल कितना लग रहा है। इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन, मास यानी जो मास दे रखा है m, वो दे रखा है 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन। और इसमें ये भी दे रखा है कि 1 मेट्रिक टन जो है 1000 kg के बराबर होता है। 1 मेट्रिक टन जो है 1000 kg के बराबर होता है। अब इसमें हमें दो चीज़ निकालनी है। आप क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में तो इनिशियल वेलोसिटी u is 0, distance covered is 400 meter. We have to find acceleration when time is 20 second, and we have to find the force also when the mass is a 7 metric ton, and it is given that 1 metric ton equals to 1000 kg. ठीक है, अब हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है इसका? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। क्या होता है? m इंटू ए। अब हमारे पास तो ए भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर इक्वल्स टू u हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई t हमारे पास 20 है, प्लस 1/2। ए तो हमें निकालना है, ए हमारा यहीं से निकलेगा, और टी हमारा 20 है, यानी कि 20 स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब क्या हुआ? 400 इक्वल्स टू 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, प्लस हाफ ए। 20 को 20 से 2 टाइम्स, 20 स्क्वायर मीन्स 20 मल्टीप्लाई 20, इट विल बिकम 400। ये हमारा हो गया इंटू 400। यहाँ से हम इसे काटेंगे तो ये आ गया 200, यही आ गया ना। तो 400 इक्वल्स टू, ये तो 0 है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया 200 है, 200 ए, 200 को ए से गुणा कर दिया, और ये बचा 200 ए इक्वल्स टू 400 एंड ए इक्वल्स टू 400 अपॉन 200। ये कट गया, 2 2 4। अब एक्सीलरेशन हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड इज एक्सीलरेशन। हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब हमारे मोशन के आपके तीन हैं इक्वेशंस। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमने वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि v तो हमें यहाँ पर कहीं दिया ही नहीं हुआ है ना, फाइनल वेलोसिटी हमें दी नहीं हुई है, हमें केवल इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसलिए हम, और दूसरा डिस्टेंस है, तो इसलिए हमें इसमें जो है ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब ये आगे, अब हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए।
F इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a, तो फोर्स इज इक्वल टू मास 7 मैट्रिक, ये हमें दे रखा है 7। अब एक मैट्रिक 1000 है तो 7 मैट्रिक 7 इंटू 1000, और a कितना आया हमारा 2, तो F इक्वल्स टू ये हो गया 7000 मल्टीप्लाई 2, तो फोर्स कितना हो गया 20002 14,000 न्यूटन, ये हमारा वो ये हमारा फोर्स हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बुक आपके पास है, क्वेश्चन आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। ओके, लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, the next question is again numerical. Stone of 2 kg, sorry 1 kg, a stone of 1 kg, यानी mass of stone 1 kg, it is given 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। उसको फेंका जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी u दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड रखी है। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, यानी जो लेक जो हमारी जमी हुई है उसके ऊपर फेंका जा रहा है वो, ठीक, लेक एंड कम टू रेस्ट, यानी हमने जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका वो तो उसकी इनिशियल प्रारंभिक वेग हो गया, फिर कह रहे वो कम टू रेस्ट, यानी जो फाइनल वेलोसिटी v वो हमारी 0 हो गई, v हमारे 0 हो गया। एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी s आपको दे रखा है 50 मीटर, कितना दिया हुआ है 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन वाला बल यानी फ्रिक्शन बल उस पर कितना है, किस किस का, बिटवीन स्टोन और आइस के बीच में, स्टोन और आइस के बीच। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, मास हमें दे रखा है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है, और s दे रखा है डिस्टेंस 50 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विच फॉर्मूला यू में यूज़, तो अगर आप बोलेंगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, बेटा इसमें टाइम तो कहीं है ही नहीं, है ना, और u हमें इसमें दिया हुआ है, v दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। हमें इसमें एक्सीलरेशन त्वरण भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, यानी वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास की बात आ रही है। तो क्वेश्चन का मतलब दोबारा पढ़ लीजिए कि एक स्टोन है जो 1 किलो का है, उसको फेंका जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो जो हमारा u है वो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, वो जो है लेक के ऊपर से फेंका जा रहा है। एंड कम टू रेस्ट, यानी v हमारा 0 हो गया। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे उसको आपको पहले देखना है। देखिए, क्योंकि फोर्स दे रखा है तो F इक्वल टू एम ए आएगा ही आएगा हमारा, बट उससे पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमें इसका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, v अपने पास 0 है, u हमारा है 20, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a है ही नहीं, और s
हमारा 50 मीटर है। ठीक है, अब ये 0, ये हमारा 400 प्लस 50 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, 100A यही आ गया, और 100A प्लस 400 इक्वल्स टू 0। जब सॉल्व करेंगे इसे हम तो 100A इक्वल्स टू -400, ये 0 हट के इधर आएगा तो -400 हो जाएगा, और A इक्वल्स टू -400 अपॉन 100, ये आ गया। 2 0 से 2 0 कट गए तो एक्सेलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया। इसको आप पहले देख लें, इसको आप देखें पहले कैसे आया है। एक्सेलरेशन है तो सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसका मात्रक होगा। ठीक है, नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें इन्होंने हमें फोर्स भी दे रखा है, मास दे रखा है, तो फोर्स निकालना, फोर्स m इंटू ए होता है, कितना होता है m इंटू ए। मास हमें दे रखा है 1 kg, कितना दे रखा है 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पर सेकंड। देखिए ध्यान से, ठीक है, इसका मतलब आंसर आ गया -4 न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन को दोबारा जरूर पढ़ा करें करने के बाद भी, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला लगेगा बिना क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे वो फॉर्मूला आप उसमें लगा भी लेंगे तो अगर आपने उसको केवल रट रखा है तो उससे आप भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने पे हमें समझ में आ जाता है कि अगर इफ़ टाइम इज़ गिवन तो हमारा s इज इक्वल टू यू, और डिस्टेंस इज गिवन तो हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इफ़ टाइम इज़ नॉट गिवन है ना, तो हमारा सीधा ही थर्ड जो इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हमारा यूज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी आई थिंक न्यूमेरिकल ही है। Okay students, let us read our next question. The question is 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, यानी एक इंजन है जिसका जो आपको वेट दे रखा है वो 8000 kg दिया हुआ है, और वो पुल कर रहा है एक ट्रेन को जिसकी 5 बोगियां हैं पीछे उसके लगी हुई, 5 बोगीज। ठीक है, और हर एक का वेट दे रखा है हमें 2000 kg। क्वेश्चन समझना ध्यान से, यानी एक इंजन है जिसका वजन हमें दे रखा है 8000, यानी मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन इक्वल्स टू 8000 kg, और जो वैगन्स हैं वो 5 हैं और हर एक का वेट उसमें 2000 है, पर 2000 kg पर उनका वेट आपको दिया हुआ है। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यानी एक सीधी लाइन में अपने ट्रैक पे वो ट्रेन चल रही है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, वो कह रहे हैं कि अगर इंजन पे जो बल लग रहा है वो लग रहा है 40,000 न्यूटन का। इफ इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन, and the track offers a friction force of 5,000 न्यूटन।
अब देखिए कोई भी चीज़ चलती है फ्रिक्शन तो उसमें होता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है किसी चीज़ के भी मोशन को। हम एक स्लिपरी फर्श पे नहीं चल पाते बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हमें खुरदरी सड़क पे हम सड़क पे आराम से चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। टायर घिसे ना तो उसको जो है मतलब घिसने के बाद ठीक से सड़क पे नहीं चल पाते, घिस जाते हैं, फिसलते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और इसीलिए वो टायरों में बीच में छेद, अलग टाइप के जो नए टायर होते हैं आपने देखा होगा, वो आराम से सड़क पे दौड़ते हैं। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं जो अगर वो 40,000 न्यूटन का बल है एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, वो जो ट्रैक है उस पर 5,000 न्यूटन का बल लगा रहा है, उसको अपोज कर रहा है इतने बल से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी इतना फोर्स लगा, क्योंकि वो तो आगे जा रही है चीज़ और एक फोर्स उसको पीछे खींच रहा है, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो वो 5,000 न्यूटन का है। अब उसमें हमें कह रहे हैं कि निकालिए, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर दोबारा बोल दूंगा आपको। हमें निकालना है क्या इसमें, द नेट एक्सीलरेशन फोर्स, हमें पहले निकालना है नेट एक्सीलरेटिंग नेट यानी कि बचा हुआ एक्सीलरेटर फोर्स कितना उसमें होगा, अब आप इसमें एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में, यदि आप इसको समझ गए होंगे तो क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो इंजन है वो एग्जर्ट कर रहा है कितना, 40,000 न्यूटन का बल, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है 5,000 न्यूटन का। तो नेट कितना हो जाएगा, यानी जो जा रहा है वो तो एग्जर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन का, और जो उसे अपोज कर रहा है वो 5,000 का, जो उसे पीछे की ओर खींच रहा है वो 5,000 न्यूटन का है। तो नेट कितना हो गया हमारा, 40,000 माइनस 5,000, सिंपल, इट विल बिकम 35,000। ये इसका हो गया नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, जो जिस त्वरण से वो ट्रैक पे वो ट्रेन चल रही है। तो वो नेट कितना होगा, क्योंकि 5,000 उसे अपोज कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसमें से लेस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें इसका 35,000 न्यूटन। ये फर्स्ट, इसमें उन्होंने इसके अभी 2 क्वेश्चन हमें अभी और पूछे हुए हैं, उसको भी अभी हम देखते हैं। अगला ये कह रहे हैं फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब वो ट्रेन का एक्सीलरेशन भी हमसे पूछ रहे हैं। दूसरा, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन यानी कि त्वरण। अब ट्रेन की बात है, अब उसमें 5,000, अब उसमें जो है जो उसका 5 उसमें बोगी लगी हैं, और हर बोगी का जो वेट दे रखा है वो 2000 kg है पर बोगी वेट जो है 2000, तो 5 बोगीज का कितना हो गया, 2000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10,000, यानी जितनी हमारी बोगीज हैं उसका हमारा वेट जो हो गया 10,000 न्यूटन हो गया। अब एक्सेलरेशन, हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू ए, कितना होता है, मास इंटू ए। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो आपका जो मास है वो है आपका 35, जो आपका फोर्स है, जो फोर्स है आपका वो आया है आपका 35,000। 35,000 इक्वल्स टू, अब मास कितना है आपका 10,000 मल्टीप्लाई ए, तो 10,000 ए इक्वल्स टू 35,000 और ए इक्वल्स टू 35,000 अपॉन 10,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका एक्सीलरेशन इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, नोट करिए पहले आप इसे।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमें निकालना था एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब पर बोगी वेट हमारा 2000 किलो है, तो 5 बोगी का वेट कितना हो गया, 2000 गुणा 5, वो हमारा 10,000 हो गया। और फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसमें निकालना है एक्सीलरेशन, तो वो हमारा फॉर्मूला F = ma होता है। तो फोर्स हमारा 35,000, मास हमारा 10,000 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमने करके इसे 3.5 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया। इसे नोट करें। फिर इसमें एक पार्ट और है, फिर वो मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए मेरे को ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एक्सीलरेशन ध्यान रखें आप। थर्ड पार्ट में ये हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। व्हाट इज द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, यानी पहले वाला जो खींच रहा है दूसरे पे फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है। पर अब ध्यान रखिए, अब हमारी 5 बोगीज हैं। ये तो हमारा ट्रेन का इंजन सा हो गया। यदि हम बात करें, ये हमारी 5 बोगीज हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या है फोर्स ऑफ वैगन ऑन 1 2, ये वैगन 1 है, कितना फोर्स लगा रही है इस पे। लेकिन इसके पीछे ये और भी तो वैगन हैं भाई, पीछे भी तो इसके हैं, यानी ये जो बल लगा रही है केवल इसके लिए नहीं, वो इसके लिए भी बल लगा रही है। आप इसको डायग्राम को आप देख के समझ सकते हैं। तो जो फोर्स ऑफ वैगन 1 है तो वो हो गया मास ऑफ 4 वैगन, मास ऑफ 4 वैगन इनटू एक्सीलरेशन। इस पे पूछा है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, तो 2 पे कितना लग रहा है। अब 1 तो इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। अब इसके पीछे 4 बोगियां हैं, 4, तो ये हमारा मास ऑफ 4 वैगन। अब मास ऑफ 4 वैगन, तो बल = मास ऑफ 4 वैगन। एक का कितना है, 2000 गुणा 4 मल्टीप्लाई, एक कितना आया हमारा 3.5। ये आपके पास पहले से ही देख लें आप इसे ध्यान से। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 8000 मल्टीप्लाई 3.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8000 को 3.5 से कितना आया बेटा, 0 0 40 मल्टीप्लाई 0 0 0 24, तो 0 0 0 28,000 न्यूटन, 28,000 न्यूटन ये आपका फोर्स आ गया उसमें, 28,000 न्यूटन। तो ये आपके इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए कि एक इंजन है, उस पर जो है उन्होंने हमें उसका जो मास है वो हमें दे रखा था इन्होंने 8000 किलोग्राम इंजन का। हालांकि उसका कुछ क्वेश्चन में कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी, और उसके पीछे कह रहे हैं कि हमारे 5 वैगन लगे हुए हैं, हर एक का वेट हमें 2000 किलो उसमें दिया हुआ है। तो 3 चीज़ हमें निकालनी थी। सबसे पहले हमें इसमें निकालना था आपका जो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स है, हमने वो निकाल लिया। दूसरा हमारा इसमें एक्सीलरेशन निकालना था, हमने वो भी निकाल लिया। और तीसरा हमें इसमें निकालना था द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। नोट कर लें। Now come to next question. क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप के इसलिए मेरे को कराने पड़ रहे हैं, अदरवाइज यही टाइप के होते तो मैं आपके ऊपर छोड़ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। तो क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल में, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। मास जो है
1500 kg, 1500 किलो का मास हमें उन्होंने दिया हुआ है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है ऑन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ, नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी नेगेटिव का मतलब ये हमारा माइनस में दे रखा है, कितना दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकेंड, -1.7 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दे आर सेइंग कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है हैज़ अ मास ऑफ, जिसका मास हमें 1500 किलोग्राम दिया हुआ है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, हमें उस पर फोर्स निकालना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला पता ही हमें m मल्टीप्लाई a होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 1500 kg और एक्सेलरेशन कितना है -1.7। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल था, तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस फॉर्मूला ध्यान रखिए फोर्स का कि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। ओके, अब मैं इसे रब करता हूँ। Come to our next question. The next question, what are they saying? ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। व्हाट इज द मोमेंटम यानी कि संवेग क्या होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास मास तो m है और वेलोसिटी v है। तो मोमेंटम को हम p बोलते हैं। p का फॉर्मूला क्या है, इसमें 4 चॉइस दे रखी हैं। तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो इसका आंसर होगा। मैंने मोमेंटम को बता रखा है m गुणा v, क्या बता रखा है m मल्टीप्लाई v। तो इन 4 चॉइस में जो आपका d पार्ट है वो mv, वो इसका आपका आंसर होगा। फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये भी न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी कुछ रीजनिंग वाला है। तो क्वेश्चन है यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल हम सीधी चीज़ को बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वर्टिकल हो जाता है। इट इज़ हॉरिजेंटल, इट इज़ वर्टिकल। ट्रेन चलेगी तो हॉरिजेंटल चलेगी, तो ट्रेन चलेगी तो हमारी हॉरिजेंटल चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद उसका वो कह रहे हैं कि यूजिंग हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स हमें दे रखा है 200 न्यूटन का, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये सबसे मेन बात है इसमें। देन व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी सेम ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रहे हैं कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एग्जर्ट होगा उस कैबिनेट पे। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है एक ही स्पीड से चल रही है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी उतना ही होगा, यानी आंसर इसका 200 ही रहेगा। ओके, तो आज हमने यहाँ तक किए हैं, अभी और भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको मैं लेटर डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों के साथ। फाइनली अभी आप इसको जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं दोबारा आप एनसीईआरटी क्वेश्चन में से उसको पढ़ के आप जो है उसको आप अपना रिवाइज करें, इनको दोबारा देखें, कॉपी में करें और क्वेश्चन को ध्यान से समझ के। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।